हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 3 ऑफ द सीडीएस केमिस्ट्री पीआईक्यू सीरीज। इससे पहले मैंने पॉलिटी क्या है, फिर ऑलमोस्ट इंग्लिश का वो क्या कंप्लीट किया। उसी तरीके से अब कोशिश ये रहेगी कि केमिस्ट्री का जल्दी से जल्दी में खत्म कर दो आपके लिए, और केमिस्ट्री देन बायो एंड देन फिजिक्स। पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी, या एक बार कंबाइंड साइंस का यही जल्दी। अब पूरा टारगेट एक हफ्ता यही करूंगा मैं, आपको यही पूरा एंड करा दूंगा मैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि 15 साल में तो ऑफकोर्स 2024 तक आना है मुझे, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन कोशिश हो रहेगी एक हफ्ते के अंदर पूरा हो जाएगा आपका रिवीजन। अब देखिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉलीमरिक फाइबर यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इज मेकिंग सिंथेटिक ब्लैंकेट स्वेटर। अब ये जो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं ना, ये अप्लाइड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। अब ऐसे क्वेश्चन का आपको सोर्स बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ये 8th में भी दिया रहता है। 8th की एनसीईआरटी में भी इसके बारे में आपको नाइलॉन और टेफ्लॉन इसके बारे में एक चैप्टर, आई थिंक प्लास्टिक थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक का एक चैप्टर है शायद से, उसमें आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत आइडिया। लेकिन एग्जैक्ट इसका सोर्स कहाँ से आता है ये बताना मुश्किल है। अप्लाइड केमिस्ट्री का सोर्स नहीं बता सकता हूं मैं। कभी कभी वो 12th में से भी डालते हैं, पॉलीमर्स में से भी उठा के डालते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, चलिए अब ऐसे क्वेश्चन हम जितना पीआईक्यू सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है। पीआईक्यू के थ्रू ये हो जाते हैं। वैसे आपको ये बात बताना चाहता हूं मैं। अब आप इतना समझ सकते थे कि नाइलॉन तो यूज नहीं करेंगे ना, आप खुद देखिए। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग भी रही तो आप कर सकते हैं। क्या आप नाइलॉन यूज करेंगे? भाई नाइलॉन को नहीं यूज करते इसके लिए, ऊल के लिए। आप क्या यूज, नाइलॉन को कहां यूज करते हैं? ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, वैसे बता दूं आपको। इसको करते हैं रोप्स बनाने के लिए, इसको पैराशूट बनाने के लिए करते हैं, इतना आपको पता होगा अपने। लेकिन इसके लिए यूज नहीं करते हैं इसको। वैसे नाइलॉन वैसे सिंथेटिक फाइबर है, इट इज अ सिंथेटिक फाइबर। ओके, स्टॉकिंग के लिए यूज किया जाता है। ओके, बैग सूट्स बनाए जाते हैं इसके। अब बताओ टेफ्लॉन किसके लिए? टेफ्लॉन तो यार हमने इससे पहले भी पढ़ रखा है, हीट रेजिस्टेंट होता है। तो टेफ्लॉन इज हीट रेजिस्टेंट। और किसके लिए यूज करते हैं इसको? जो अपने नॉन स्टिक जो कुकवेयर आप देखते हो ना, वो तवा हुआ देखते हो, उसके ऊपर इसको यूज किया जाता है कोटिंग के लिए, नॉन स्टिकिंग के लिए। जो आप देखते होगे वो वाले पैन, नॉन स्टिक पैंस, इसमें टेफ्लॉन को यूज किया जाता है। और इसको क्लोथिंग में नहीं यूज किया जाता है टेफ्लॉन, ऐसा लिख देता हूं मैं, नॉट यूज इन द क्लोथिंग वोथिंग में नहीं यूज किया जाता भाई इसको। अब बेकेलाइट तो इससे पहले ही हमने पढ़ लिया। बेकेलाइट आप अगर थर्मोसेटिंग और जो चैप्टर बता रहा हूं ना मैं 8th वाला, क्यों बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं, काफी क्वेश्चन मैंने देख चुका हूं उससे। एक बार देख सकते हैं आप उसको, टाइम अगर आपके पास है तो। अदर पीआईक्यू के थ्रू भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे इसके ई किसके लिए यूज होता है? आपको जो कुकर का आपका हैंडल होता है ना, जो ब्लैक कलर का, उसके लिए बनाया जाता है, क्योंकि मेल्ट नहीं होता है ये, थर्मोप्लास्टिक की तरह मेल्ट नहीं हो जाता जब इसको हीट मिलती है तो। और आपको स्विचेस बनाने के लिए यूज किया जाता है इसको। तो आंसर क्या बचा यार? ओरलॉन बचा। ओरलॉन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा यहाँ पे। इसी को एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द वूल यूज किया जाता है इन द मेकिंग द ब्लैंकेट। आप ब्लैंकेट बना सकते हैं इससे। और क्या बनाएंगे भाई इससे? आप स्वेटर्स बना सकते हैं इससे, और जितने भी अदर वार्मर मटेरियल्स हैं जो क्लोथिंग के हैं, आप उसको इससे बना सकते हैं। लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है, क्योंकि तभी तो आप बना रहे हो। और एज ऊल के कंपेयर थोड़ा चीपेस्ट भी होता है। तो ये थोड़ा बाकी के जो आपकी मटेरियल्स है ना, उनके बारे में सिर्फ थोड़ा सा भी अगर इंफॉर्मेशन होती, क्वेश्चन बहुत ईजी था आपके लिए। चलिए, क्योंकि अटेम्प्ट किया जा सकता था। अब ये खुद बता सकते थे यार, बेकेलाइट थोड़ी पहनेंगे। चलिए, ये थोड़ा लॉजिकल हो जाता है, बाकी कुछ नहीं यार। अभी अगला वाला देखते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आराम से। देखिए अगला क्वेश्चन, द क्लीनिंग ऑफ डर्टी क्लोथ बाय सोप डिटर्जेंट इज ड्यू टू अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड सर्फेक्टेंट विच आर प्रेजेंट इन अ सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, कभी कभी ये लोग ये भी पूछ देते हैं भाई कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसके अंदर, तो आप वो भी ध्यान रखिए कि क्वेश्चन से इनके अलग क्वेश्चन बनते हैं। या आप ये मत करिए कि नहीं 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 हम तो भाई सिर्फ आंसर पढ़ेंगे ना, ये मत करिए, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, विच आर प्रेजेंट इन सोप एंड डिटर्जेंट, द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिमूव द डर्ट। ये आपका आता है मिजल्स फॉर्मेशन। आपको याद होना चाहिए क्लास 10th 4th चैप्टर, जिसके अंदर सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में दे रखा है कि कैसे आपकी क्लोथ को साफ किया जाता है। देखिए डर्ट है, इसको यहाँ पे आके चिपकेंगे, ठीक है, इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, ऐसे सांप जैसा बना रखा उन्होंने। देखो याद करिए फोटो वाली, ठीक है। ये वाला होता है हाइड्रोफोबिक और ये वाला होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो ऐसा है, हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, जो हेड होता है उसका, और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, दैट इज वाटर रिपेलिंग होता है। और हाइड्रोफोबिक जो टेल होता है वो डॉट को, अच्छा सॉरी उल्टा हो गया, माय मिस्टेक। ये जो इस साइड ये हाइड्रो, अच्छा ये तो डॉट है ना, सॉरी, डॉट को चिपक के रखेगा हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक यहाँ पे डॉट को चिपक के रखेगा, माय मिस्टेक,
ठीक है। और ये वाला जो होता है हेड, हाँ ये हेड होता है, ये वाटर को अटैच रहता है। तो यहां पे चलो अच्छा बना देता हूं एक जरा मैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये देखिए ये डॉट हो गया, और इसको ऐसे ऐसे लाके अपना ये हो गया हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट। हाइड्रोफोबिक ये हो गया क्योंकि ये डॉट को अटैच है, इसके लिए डॉट है, ठीक है, डी स्टैंड फॉर डॉट। और ये वाला पार्ट है जो हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर को अटैच है, ठीक है। और उसको जब रिंस करते हैं तो डॉट को पूरी तरीके से निकाल देता है। ये तरीका है यहाँ पे। तो कौन सा आंसर सही होगा, सॉरी कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पे, फॉर्मिंग सम एग्रीगेट ऑफ देमसेल्फ एंड टेक अवे द डॉट इन द कोर ऑफ द एग्रीगेट्स। बिल्कुल यही सही आंसर है आपका, यही सही आंसर है आपका, और कोई दूसरा यहाँ पे आंसर नहीं है। कभी कभी भी पूछते हैं कि जो एग्रीगेट बन रहा है इसका नाम क्या है, भाई इसको बोलते हैं मिजल्स। क्या बोलते हैं, मिजल्स, ठीक है, मिजल फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसको स्पेरिकल नेचर रहता होता है इसका, वही पता है आपको, इसका पूरा स्पेरिकल नेचर होता है, आपको पूरा चारों साइड से कवर करके, मतलब एक तो आपको इसका पूरा फिगर मिल जाएगा क्लास 10th के एनसीईआरटी में, ठीक है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, आपको मिल जाएगा उसके अंदर। अब देखिए, अब इससे आपको समझना पड़ेगा कि कितनी बार मैं एनसीईआरटी का नाम लेता हूं और कितने सब्जेक्ट में लेता हूं, तो इसलिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। भले देखो, मैं एक बहुत सिंपल एडवाइस आपको देना चाहूंगा, मेरा ही पर्पस नहीं कि आप मेरे से ही पढ़ते रहो वीडियो देखो, एटलीस्ट आपको आइडिया तो लगे कि आपको पढ़ना क्या है, बार बार रिवाइज किसको करना है। आप 10 किताबें ना देखो, मेरा बस मोटो यही है, पर्पस यही है। बाकी अदरवाइज आप इसके चंगुल में फंसे रह जाओगे ना, एक बार भी सीडीएस क्लियर नहीं होगा। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्तों को देखा है मैंने, जिनसे एक बार भी सीडीएस क्लियर नहीं हुआ, और वही मेरे से उनके साथ रहते रहते मेरा हो गया, बट उनका नहीं हो रहा था। 10 जगह मुंह मारेंगे तो कैसे होगा, 10 किताबें देखेंगे, किताब लिमिटेड करो यार। चलिए अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, कौन सा इसमें से मिक्सचर नहीं है। अब देखते हैं टूथपेस्ट, पहले सारे ऑप्शन देखते हैं भाई। टूथपेस्ट किसका मिक्सचर है भाई, बहुत सारे इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं, फ्लोराइड होता है, बहुत सारे अब्रेसिव्स होते हैं इसके अंदर, डिटर्जेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। तो बिल्कुल टूथपेस्ट में यहाँ पे अपने को मिक्सचर मिलेगा, इट इज अ मिक्सचर। आपको याद करिए करीना कपूर की लाइन, क्या आपके दांतों में क्या है, क्या आपके टूथपेस्ट में क्या है, जीरा नमक सब कुछ, तो क्या हो गया वो, समझिए ना, समझ रहे हैं ना आप अभी। तो देखिए ये सब एडवर्टाइजमेंट भी काम आती है, ये सब जीरा नमक हल्दी पाउडर सब एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, उसका पेस्ट बना रहे ना, तो मिक्सचर ही होगा। ओके, कंपाउंड कैसे होगा भाई ये, और सबका ये थोड़ी है। अब यहाँ पे टॉयलेट सोप अगेन इज अ मिक्सचर, ठीक है, टॉयलेट सोप अगेन मिक्सचर ही है ना भैया, फैटी एसिड, ग्लिसरीन, अदर कंपोनेंट इसके अंदर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है वैसे। ओके, विनेगर याद करिए, विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड इसके अंदर होता है, एसिडिक एसिड के अंदर हम इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ एसिडिक एसिड एंड वाटर। कितना होता है एसिडिक एसिड वैसे इसका, एसिडिक एसिड ये भी पूछते हैं कि भाई विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, आपको पता होगा, ये बहुत बार है। अगेन इसके बारे में आपको कहाँ मिलेगा, चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th एनसीईआरटी, ठीक है। कितने परसेंट होता है, अराउंड 8% एसिडिक एसिड इसके अंदर होता है। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, ठीक है। चलिए इसका आंसर होगा बेकिंग सोडा, जो नॉट अ मिक्सचर है, ठीक है। अब क्यों मिक्सचर नहीं भैया, इट्स अ प्योर कंपाउंड, और इसका नाम क्या है, इसका पहले फॉर्मूला देखिए, NaHCO3। ये भी पूछा हुआ है कि बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला बताओ, तो उसका नाम है NaHCO3। नाम क्या है उसका भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो काफी फिक्स है, इसकी वजह से भाई ये मिक्सचर नहीं है, इसको आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। पहली बात दिमाग में रखिए, आप जब कंपाउंड बन जाएगा आप उसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, फिजिकली नॉट फिजिकली सेपरेबल, ठीक है। देखिए हैंडराइटिंग मैनेज कर लीजिएगा, हैंडराइटिंग मेरी बहुत खराब थी, अभी भी है, कोई सुधरी नहीं है, और ये पतला पेन है जिससे मैं लिखता हूं और खराब हो जाती है। चलिए अब पढ़ लीजिएगा इसको आराम से, अगले क्वेश्चन पे आते भाई, दूर यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड आल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, कौन सा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है और वही एज अ अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। इसका आंसर है भाई आपको मिलेगा H2 तो नहीं है यार। अब बताता हूँ H2 क्यों नहीं है, क्योंकि H2 यहाँ पे सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आपको पता होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है भाई, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन आपको रिड्यूस कराएगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कराता है। तो दिमाग में पहले इतना रख लीजिए। तो हाइड्रोजन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या करेगा भाई, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, ओके, जिससे मेटल ऑक्साइड या प्योर मेटल बनते हैं। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है।
अब बात करते हैं यहाँ पे H2S। H2S अपने को यहाँ पे अगेन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और HI अगेन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे इकलौता पर्सन दैट इज SO2 ये दोनों का काम करता है। उसके लिए एग्जाम्पल आपको बता देता हूं मैं कि एग्जाम्पल इसके लिए एक और चीज लिखते हैं। आपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड सुना होगा, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम में पूछते हैं। और आपको इसका सोर्स बताता हूं कहां में मिलेगा। क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। जब मेटल का रिएक्शन देखते हैं ना एसिड के साथ, आई थिंक वाटर के साथ वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा SO2 ऐसे, जो यहाँ पे दोनों रोल प्ले कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं भाई इसका। एक देखो SO2 प्लस O2 जब हम ऐड करते हैं तो ये बनता है SO3। अब यहाँ पे SO2 क्या हो गया, SO2 यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया। एक और बात, अगर मैं पूछूं ना इसके अंदर, ये पूरे इक्वेशन के अंदर कि ऑक्सीडाइज क्या हुआ, तो पूरी दुनिया तो कितने तो ये लोग बोलते हैं कि SO3 ऑक्सीडाइज हुआ है। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज जो हो रहा है वो सब इधर ही है, रिएक्टेंट में ही है, प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है, जो है सब रिएक्टेंट में है। ऑक्सीडाइज हो रहा है SO2 किसकी वजह से, O2 की वजह से हो रहा है। तो O2 यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखिए आप। चलिए अब यहां पे, अच्छा वेट गलत तो नहीं बता दिया आप लोगों को मैंने? नहीं सही है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला यहां पे जो एक और एग्जांपल ले लो इसके लिए, हो जाएगा आपको H2S प्लस SO2। हाँ, यहां पे हमें मिलेगा S प्लस H2O मिलेगा और यहाँ पे बैलेंस अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि SO2 रिड्यूस हुआ है और यहाँ पे H2S ऑक्सीडाइज हुआ है। तो करेक्ट, यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। चलिए, तो दोनों का काम करता है हमारा SO2। और बाकी तो देखिए दिमाग में एक चीज रखिए, आपको सिंपल सी बात बताता हूं मैं कि ज्यादा करके जहां पे भी आपको H वाला मटेरियल दिख रहा है, H अगर एज अ एलिमेंट दिख रहा है आपको, वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम करेगा। क्योंकि वो क्या करता है, देखिए एक और यहाँ पे डेफिनेशन होती है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट अगर एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन तो उसको हम बोलते हैं इट गॉट रिड्यूस्ड। और कोई भी अगर एलिमेंट डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो इट गॉट ऑक्सीडाइज। ये भी एक हम 11th में कंसेप्ट पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, क्योंकि आप ज्यादा करके इसमें पढ़ते हो अपने 10th में जो पढ़ते हो, तो उसमें आप ये पढ़ते हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज और रिडक्शन ऑफ द एंड रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अ, अच्छा हाँ सॉरी दिमाग से इससे पूरा बहुत दिन हो गया देखे हुए। देखिए अगर एक डेफिनेशन ये है कि अगर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो आप उसको बोलते हो ऑक्सीडाइज, या फिर इसी को आप उल्टा बोलते हो, अगर रिमूव हो रहा है H2 तो भी आप बोलोगे ऑक्सीडाइज हो गया। और दूसरा डेफिनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ H2 तो ये हो गया रिड्यूस्ड, और रिमूवल ऑफ O2 होता है तो उसको आप बोलोगे रिड्यूस्ड। तो ये आप डेफिनेशन 10th में पढ़ते हो, वेयर एज अपने इलेक्ट्रॉन्स का आप डेफिनेशन पढ़ते हो 11th के अंदर, ठीक है। कि अगर वहां पे डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडाइज हो गया, और एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन तो ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ यूज ऑफ ग्लास वूल। अब पहले ही पता होना चाहिए कि ग्लास वूल होता क्या है। तो ग्लास वूल होता है थिन फाइबर ऑफ द ग्लास, इसको बोलते हैं ग्लास वूल, इसके बना होता है वो, ठीक है। अब इसकी बातें हम देखते हैं कि ग्लास वूल हैज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ ग्रेटर देन द स्टील, ग्लास वूल इज अ फायर प्रूफ। तो देखिए बिल्कुल पहले लाइन तो सही है, ग्लास वूल इज अ फायर प्रूफ, बिल्कुल सही है वो भी, उसमें गलती नहीं है। और तीसरा है ग्लास वूल इज अ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर। देखिए नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे ये इंसुलेटर होता है। ग्लास वूल क्या है, ग्लास वूल वेरी गुड इंसुलेटर, और कोई कंडक्टर नहीं है। पहली बात तो थर्ड वाला गलत हो गया यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे भाई फोर्थ वाला इज प्रिपेयर फॉर द फाइबर ग्लास, बिल्कुल फोर्थ वाला भी सही है यहाँ पे। अगेन इट्स अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर इसका सोर्स आप बताना मुश्किल है, सही बताओ तो इसका सोर्स बताना यहाँ पे मुश्किल है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट 2 and 4, ओके। अब यहाँ पे और कुछ इसमें बताने लायक सही बताऊं तो नहीं है। और अब क्यों यहाँ पे हाईली रेजिस्टेंस है हीट एंड इसके लिए, फायर के लिए, क्योंकि ये बना होता है सिलिका से, सिलिका मेड है, सिलिका मेड मटेरियल्स होते हैं, इससे बना होता है, इसलिए भाई हमारा फायर प्रूफ होता है। और फाइबर ग्लास के लिए बिल्कुल यूज किया जाता है। और किस किस के लिए यूज होता है, बिकॉज
काफी लाइट वेट मटेरियल है, यही चीजें। और बोट के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, ऑटो व्हीकल जो पार्ट्स होते हैं अपने ऑटो पार्ट्स के लिए, उसके लिए यूज किया जाता है भाई, उसको इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है अपना एक ग्लास वूल। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं है। और हाँ, ये अपना इंसुलेटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग हैज बीन प्रोड्यूसिंग कैन प्रोड्यूस लाइट बाय केमिकल चेंज। अब बहुत ही सिंपल है, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। सन होगा। सन में तो भाई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन के अंदर, आपको पता है सन के अंदर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है भाई, हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे मिलते हैं। चलिए ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन हीलियम नहीं मिलते हैं यार, देखो बहुत हाइड्रोजन यहाँ पे एटम फ्यूज होके क्या बनते हैं, हीलियम बनते हैं। हाइड्रोजन हीलियम नहीं मिलते, हाइड्रोजन एटम फ्यूज होके हीलियम बनते हैं। मून की तो अपनी खुद की लाइट ही नहीं होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब को तो बात ही मत करो यहाँ पे। ठीक है, मून की अपनी खुद की लाइट ही, तो वो खुद किसकी लाइट लेता है, वो सनलाइट की लाइट यूज करके रिफ्लेक्ट करता है। और इलेक्ट्रिक बल्ब जो अपना होता है वो हमारा किसकी वजह से वो कर रहा है, लाइट दे रहा है, वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से दे रहा है। किसके हीटिंग इफेक्ट से भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल। अब ये हम कहाँ पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहाँ पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है क्लास 10th का, उसके अंदर पढ़ेंगे। आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या आंसर, इसका आंसर होगा लाइटनिंग एंड द थंडर। ओके, अभी लाइटनिंग और थंडर की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस रिएक्ट होते हैं और उसकी वजह से हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और लाइटनिंग ऑफ द स्ट्राइक जो हमें ये लाइट देखने को मिलती है उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। और एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि भाई निट्रिक एसिड फॉर्म होता है, NO, निट्रिक एसिड हमें फॉर्म होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 फॉर्म होता है हमें। और ये क्या करते हैं फिर, ये अपने को मतलब ये तो आउटपुट है उसका। और आपको ये भी देखने को मिलता है कि फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन भी होता है इस टाइम पे। आपने अगर पढ़ा होगा क्लास 8th की NCERT, जिसके अंदर एक नाइट्रोजन साइकिल का एक पूरा वो रखा है, एक उन्होंने फ्लो चार्ट बना रखा है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग एंड द थंडर। चलिए, तो इसका आंसर ही है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। वुमेन डिजायर टू क्लीन द सर्फेस। अब ये तो बहुत बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सही बताओ तो आपको यहाँ पे। वुमेन डिजायर टू क्लीन द सर्फेस ऑफ हर गोल्ड ऑर्नामेंट बाय द केमिकल अप्रोच फॉर विच शी रिक्वायर्ड टू यूज। अब देखो, इसके ऊपर उन्होंने इतनी बार क्वेश्चन पूछा, घुमा फिरा के पूछा उन्होंने, लेकिन अब यहाँ पे इसका आंसर है एक्वारिजिया। कहाँ मिलेगा इसका आंसर, इसका सोर्स बताता हूं अगेन, NCERT क्लास 10th चैप्टर नंबर मेटल एंड नॉन मेटल, जिसके अंदर आपको आंसर मिलेगा एक्वारिजिया। अब इसके अंदर 3:1 का रेशियो है, किसका, 3 यहाँ पे आपको HNO3 मिलेगा और यहाँ पे 1 का रेशियो मिलेगा आपको HCl का। बहुत बार डायरेक्टली पूछते हैं कि एक्वारिजिया के अंदर कौन से 2 एसिड हैं, तो HNO3 दैट इज निट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों का यहाँ पे एक मिक्सचर है ये। ठीक है, दोनों का मिक्सचर, दोनों का सॉल्यूशन है ये, और यहाँ पे दोनों का रेशियो पूछा जाता है, दैट इज 3:1। ओके, और हाईली कोरोसिव मिक्सचर है, हाईली कोरोसिव मिक्सचर है बेसिकली, आपको बताऊं तो मैं। और इसके अंदर वैसे तो दोनों के अंदर, दोनों इंडिविजुअल लिक्विड के अंदर गोल्ड डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन एक्वारिजिया के अंदर डिसॉल्व होगा गोल्ड, और जो भी डर्ट वोट होता है, इंप्योरिटीज होती है, उसके अंदर उसको उसके सरफेस पे वो साफ कर दिया जाता है इससे। ठीक है, तो ये बहुत बार ऐसे भी पूछा गया है कि एक्वारिजिया की आप सेपरेट 3:1 में क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ। आप एक बॉक्स आपको मिलेगा इसी चैप्टर में, एक्वारिजिया का आपको अलग से मिलने वाला है, इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, इतना मैं आपको बता सकता हूं मैं। H2SO4 हम यूज करते हैं अपने कॉपर और सिल्वर को क्लीन करने के लिए, लेकिन गोल्ड को क्लीन करने के लिए यूज नहीं किया जाता हो। और NaOH ये भी पूछा जाता है। आपको एक और बॉक्स बताता हूं मैं, बेसिस एसिड बेस का एक चैप्टर है, आपको चैप्टर 2 मिलेगा, उसके अंदर एक बॉक्स है, तो उसके अंदर पूछते हैं भाई कितने जो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइज हैं उसके नाम बताओ। जो अल्कलाइज क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्कलाइज क्या होते हैं। तो देखिए, अल्कलाइज जो होते हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, सिंपल सी बात है, लेकिन सारे, और एक और क्वेश्चन पूछते हैं क्या सारे अल्कलाइज बेस होते हैं। देखिए, सारे अल्कलाइज तो बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कलाइज नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है।
और ये सब आपको यहीं पे मिलेगा। आपको कौन सा एसिड बेस वाले चैप्टर में ये सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और अल्कलाई का नाम लिख लीजिए आप, CaOH2। CaOH2, अभी CaOH2 क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। KOH लिख लीजिए आप यहाँ पे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। NOH तो ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया आपको। MgOH2 लिख लीजिए, दे आर द स्ट्रॉन्ग अल्कलाइज। ठीक है, चलिए ये बहुत, और ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है कि देखिए अल्कलाइज तो डिसॉल्व होते हैं, लेकिन अल्कलाई का नेचर कैसा होता है। अब क्वेश्चन आगे आएगा तो बताऊंगा ये सब चीजें कि बताया है मैंने। देखिए इसका नेचर होता है सोपी इन टच, सोपी इन टच। भाई ऑफ कोर्स सी बात है, वो है ना, बेस है ना। ओके, इसका वो कैसा टेस्ट कैसा, बिटर है। ये डायरेक्टली ऐसे सीधा सीधा उन्होंने उठा के दिया यार। ओके, और इट इज अ कोरोसिव, इट इज अ कोरोसिव, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, दे आर द स्ट्रॉन्ग बेस, तो कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर होता है। चलिए ठीक है, अब यहां पे जो सोडियम ट्राइसल्फेट सॉल्यूशन है, इसका क्या काम है भाई? ये रिमूव करता है सिल्वर टार्निश को। ठीक है, Ag2S, Ag2S। ठीक है, बट गोल्ड का तो कोई लेन देन नहीं इससे। तो सोडियम ट्राइसल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो अपना रिमूव करता है सिल्वर टार्निश, दैट इज Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। आपको ही पता होना चाहिए कि सिल्वर के ऊपर जब जंग लगती, जंग नहीं लगती, जब वो काला हो जाता है तो भाई, मतलब सॉरी, जब बहुत लंबे टाइम रखो तो कौन सा कलर होता है? तो काला ही हो जाता है वो। ओके, कॉपर कौन सा कलर में कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर ग्रीन में हो जाता है। अगेन ये सब चीजें आपको मेटल एंड नॉन मेटल के इधर मिल जाएगी। आयरन क्या हो जाता है? रस्ट हो जाता है, तो कौन सा कलर होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको लग रहा होगा मजाक कर रहा हूं, बट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पता होनी चाहिए क्लास 10th की, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं सीडीएस के अंदर, साइंस के अंदर। तो ये सब चीजें अभी मैं धीरे धीरे आपको ऐसे करा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी केमिस्ट्री बहुत जल्दी खत्म करूं मैं। चलिए पूरा उसके ऊपर जान लगा दूंगा मैं। देखिए ये जो 3:1 है, चलिए पढ़ लीजिएगा इसको आराम से। ड्यूरिंग द सेटिंग ऑफ सीमेंट द स्ट्रक्चर हैज टू बी कूल्ड बाय स्प्रेइंग वाटर। आप देखते होगे, ये तो आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखते हैं यहाँ पे कि जब वाटर स्प्रे किया जाता है उसके ऊपर, जिससे कि एक्सेसिव हीटिंग और क्रैकिंग ना हो। क्योंकि देखिए जिस सीमेंट के ऊपर पानी नहीं डाला हो ना, तो बहुत देर बाद, कुछ दिनों बाद उससे क्रैक्स आने लगते हैं बहुत इजीली। आप घर के अंदर, आप मकान वकान बन रहा है ना, तो पापा मम्मी जो होते हैं वो उसके ऊपर पानी डालते रहते हैं। जब मजदूर चले जाते हैं तो भी उसके पानी उन्हें डालते रहते हैं वो लोग, जिससे कि क्या हो, सेटल किया जा सके, उसको सेटिंग हो उसका प्रॉपर, जिससे कि क्रैकिंग को रोका जा सके। पर्पस तो वही होता है। अगला है यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट सही है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट अंडरगो हाइड्रेशन ड्यूरिंग द सेटिंग ऑफ द सीमेंट एंड इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल, इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और बेसिकली हाइड्रेशन रिएक्शन होता है और इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिलीज होती है काफी ज्यादा हीट, और वही आपको बताया क्रैक्स आ जाते हैं, उसको रोकने के लिए, थर्मल क्रैकिंग को रोकने के लिए यहाँ पे, क्योंकि एक्सेस हीटिंग होगी तो हीट कहां से निकलेगी, तो क्रैक्स वहां पे फॉर्म होंगे। उसको रोकने के लिए अपने को पानी उन्हें डालना पड़ता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और बी इज दैट सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट्स करेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट आपको सही मिलेंगे, और कौन सा आंसर सही होगा? फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, चलिए आप पढ़िएगा इसको आराम से। आपको शेयर सारी चीज आपको टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। सुपर फॉस्फेट ऑफ अ लाइम कैन बी एसिमिलेटेड बाय प्लांट। अभी पहले समझते हैं सुपर ये होता क्या है, फॉस्फेट होता है क्या, पहले पता तो होना चाहिए अपने को, ऐसी बात थोड़ी करेंगे। तो देखो यार, सुपर फॉस्फेट यहाँ पे होता है, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए मैं, CaH2PO4। ठीक है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। अब भाई होता क्या है भाई, एक फर्टिलाइजर है। पहली बात क्या है, इट्स अ कॉमन टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। अभी एग्जाम में कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं कि है क्या ये चीज, तो इट्स अ कॉमन टाइप ऑफ फर्टिलाइजर जो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं भाई। और अभी क्वेश्चन पूछा है कि भाई एसिमिलेट किया जाता है भाई प्लांट और नॉट। तो पहली बात, हाँ भाई किया जाता है, और ये बहुत ज्यादा आपके रूट्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इजीली सॉल्युबल होता है, तो दैट कैन बी एसिमिलेटेड बाय द प्लांट। और सेकंड क्या है यहाँ पे, इज अ लाइम इज सॉल्युबल, और बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अपने आप में इसका आंसर देता है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये देखो, इसका भी सोर्स बताना मुश्किल है,
क्योंकि अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द अप्लाइड केमिस्ट्री। जो अप्लाइड केमिस्ट्री का पार्ट है उसके अंदर बहुत कम चीजों का सोर्स मैं बता सकता हूं, बिकॉज कुछ चीजें, केमिस्ट्री को छोटा मोटा सब्जेक्ट थोड़ी है यार, लेकिन मैं आपसे ये कोशिश करूंगा कि जितने आप पीआईक्यू करेंगे थोड़ा आपका अप्लाइड केमिस्ट्री के ऊपर थोड़ी बहुत पकड़ तो बनेगी। और जैसे कि आप एटलीस्ट टेफ्लॉन, नाइलॉन, रेयॉन, ये सब चीजें तो कर लेंगे कम से कम, वहां से कुछ अगर आता है तो। पॉलीमर के कुछ चीजें आती तो आप कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट वाले में बताया था केवलार करके क्वेश्चन आया था, जिसमें हम वो जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं उससे, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, वो बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में भी एक बार आया था, अभी रिसेंट के पेपर में आया था, यूपीपीसीएस में बहुत बार आ चुका है वो, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। चलिए अगले क्वेश्चन पे, which of the following is not a periodic property and does not show any trend on moving from one side to another in the periodic table? कहां मिलेगा? क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक टेबल का पूरा चैप्टर है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोजले ने दिया है। उन्होंने बोला है कि एटॉमिक नंबर इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर की वजह से, ना कि एटॉमिक मास की वजह से। मेंडलीव ने बोला था एटॉमिक मास की वजह से। ये पूछे गए हैं क्वेश्चंस। चलिए अब कौन सी चीज है भाई, रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं एटॉमिक साइज के ऊपर। जब डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो एटॉमिक साइज बढ़ती है, ये बात आपको पता होगी। जब नीचे जाते हो ना 18 ग्रुप्स होते हैं, ये बात आपको पता है ना, चलिए पता होनी चाहिए। तो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ती है, लेकिन अक्रॉस द पीरियड क्या होती है, एटॉमिक साइज कम होती है, बिकॉज अक्रॉस द पीरियड आपको देखने को मिलता है कि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बढ़ते मिलेंगे, और जब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते मिलेंगे तो साइज क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, न्यूक्लियर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस विद इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होता है, बढ़ता रहता है, उसकी वजह से साइज उसकी डिक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड, लेकिन डाउन द ग्रुप बढ़ती है एटॉमिक साइज। वैलेंसी अगेन डाउन द ग्रुप अपने को क्या मिलती है भाई, ये डिपेंड करता है भाई कौन सा ग्रुप है, लेकिन डाउन द ग्रुप हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ती रहती है तो उसकी वजह से हमें रिएक्टिविटी थोड़ी ये मिलती है, क्या बोलते हैं, बहुत इजीली एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपना लूज कर पाते हैं। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप हमें वैलेंसी अलग अलग मिलेगी, जैसे फर्स्ट ग्रुप में आपको वैलेंसी 1 मिलेगी, सेकंड में 2 मिलेगी, 3 में। तो ये क्रॉस द पीरियड वैलेंसी को हम देखते हैं, तो पहले बढ़ती है, फिर अगेन क्या होती है, फिर कम होने लगती है। हमें जैसे आप जाओगे ना यहाँ से फ्रॉम द, कौन सा साइड है, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि आप ऐसे जा रहे हो ना, तो देखो इस साइड आपको मेटल मिलेंगे राइट साइड में, और नॉन मेटल आपको मिलेंगे, और सबसे लास्ट में आपको कौन सा मिलेगा, नोबल एटम का लिस्ट मिलेगा। चलिए जो 18th ग्रुप है हमारा, ठीक है। और अभी कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वही। अब जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे डाउन द फीचर, डाउन द वो है, डाउन द ग्रुप अगर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि आप जैसे नीचे जा रहे हो तो साइज बढ़ती जा रही है, साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस दूर हो, डिस्टेंस मतलब बढ़ेगा, तो एटम्स कैन इजीली रिलीज द इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं। जब एटम्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं दे बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और एटम जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो दे बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लेकिन अक्रॉस द पीरियड आप देखोगे इधर नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए आपको यहां पे मिलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। रेडियो एक्टिविटी का कोई असर देखने को नहीं मिलता अपने को, तो रेडियो एक्टिविटी विल बी देयर आंसर। चलिए एक गुमे हो गया यार, काफी ज्यादा हो गया, ठीक है। और कुछ यहाँ पे, वैसे आपको बता दो यूरेनियम, थोरियम, रेडॉन, और सब अपने को देखने को मिलता है कुछ, बिल्कुल, लेकिन एज सच इसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे नहीं देखते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम अपने को नहीं देखने को मिलती है, वो तो है ही ना, पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल मिलेंगे अपने को। चलो अब पढ़ लेना इसको आराम से। द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यूज अ केमिकल टेस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेट द पर्सन ब्लड अल्कोहल लेवल। द पर्सन अंडरगोइंग द टेस्ट ब्लो इनटू द माउथ पीस ऑफ द बैग कंटेनिंग सोडियम डाइक्रोमेट, नाम याद रखो, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, N2Cr2O7, ठीक है। इन द एसिडिक मीडियम अ केमिकल रिएक्शन विथ इथेनॉल, ओके, चेंज टू द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है यहाँ पे। तो भाई ये अपना होता है ऑरेंज टू ग्रीन, ये इतना अच्छा है भाई कि बहुत बार इसको रिपीट कर रखा उन्होंने। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी मतलब बेसिकली वो चेक करते दारू पिया कि नहीं पिया है, बात खत्म, ठीक है, आपका यही चेक करते, दारू पीने वाला टेस्ट है ये। तो यहाँ पे भाई क्या करते हैं लोग, तो सोडियम डाइक्रोमेट जो अपना ये है Na2Cr2O7, आई थिंक इसके बारे में भी अपना सोडियम डाइक्रोमेट इज अ कैटलिस्ट, आपको बता दूं मैं, ठीक है। इन एसिडिक मीडियम में कैटलिस्ट वैसे यूज किया जाता है, और इथेनॉल को डिटेक्ट करता है। यही इथेनॉल को डिटेक्ट करने के लिए, सॉरी इथेनॉल मतलब आपका दारू, ठीक है, आप मिथाइल अल्कोहल नहीं पीते हो, इथाइल अल्कोहल होता है, जो इथेनॉल की बात करो इट्स इथाइल अल्कोहल, ठीक है, C2H2O5 ये आप पीते हो, सॉरी मतलब आप नहीं पीते हो, बेसिकली पी जाती है, बताते बताते हो गया, ठीक। तो इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है, एसिडिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7। ये अगेन आपको चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा, जो आपका हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा ये। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई,
ए कन्वर्ट हो जाता है अपने एसिटिक एसिड में, जो अपना CH3COOH है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और वहां पे एक और एलिमेंट यहाँ पे लगेगा, H2SO4 यहाँ पे लगता है एज अ कैटलिस्ट, एक और यूज किया जाता है, उसके प्रेजेंस में होता है। एक बार ये भी पूछते हैं कि इथेनॉल को अगर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो किसका प्रेजेंस अपने को, कौन सा कैटलिस्ट चाहिए, तो अपने को H2SO4 और Na2Cr2O7 चाहिए अपने को, ठीक है। चलिए, तो किस में कन्वर्ट करेगा भाई, ये कन्वर्ट करेगा आपको ऑरेंज टू ग्रीन में। कैसे, ये पता भी होना चाहिए, क्योंकि सोडियम जो ये है, सोडियम क्रोमेट है, सोडियम क्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज, ठीक है, और क्रोमियम आयंस का कलर होता है यहां पे ग्रीन। तो जैसे ये सॉल्यूशन पास होता है ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, तो पता चलता है अल्कोहल का कितना प्रेजेंस है उसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्कूबा ड्राइवर, ये इसको आपको, ये आपको मिलेगा आई थिंक 12th क्लास की जो एक सॉल्यूशन का चैप्टर है उसके अंदर आपको मिल जाएगा इसका पूरा सोर्स। लेकिन इतना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, इतना पढ़ो यार, क्योंकि ये सब आपको PIQ के थ्रू भी मिल जाते हैं। इतना पढ़ोगे तो मर जाओगे फिर, सीधी बात करता हूं मैं आपको। स्कूबा डाइवर आर द रिस्क due to the high concentration of the dissolved gases while breathing at air at a high pressure underwater. The tank used by the scuba diver are filled with by air diluted with helium, O2, N2 mixture of N2। देखिए O2 N2 नहीं होता यहाँ पे, एयर इसके अंदर डाइल्यूट की जाती है हीलियम के साथ में, ठीक है। दैट टू एट द हाई प्रेशर अंडर वाटर। क्या होता है कि आपका जो नाइट्रोजन हो गया वो आपके, देखो जब हमारी बॉडी और नीचे जाती रहती है ना, तो नाइट्रोजन जो होता है ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा मिक्स होने लगता है, ठीक है। तो उस केस में भाई, अब अगर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिक्स होगा हमारे ब्लड में, तो हमारी कंडीशन मालूम कैसी हो जाएगी, बिल्कुल जो ड्रंक वाली कंडीशन होती है वैसी हो जाएगी। और उसको बोलते हैं नाइट्रोजन नाइक्रोसिस, ठीक है। वो बीमारी को क्या बोलते हैं, उस मतलब वैसी स्टेट आ जाती है तब नाइट्रोजन नाइक्रोसिस, ठीक है। अब उसकी वजह से भाई हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता बॉडी में, तो यहाँ पे हीलियम इसलिए मिलाया जाता है जिससे कि हमारा ब्लड के अंदर नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ना हो, उसको रोकने के लिए। बस यही रीज़न है इसके पीछे, और कुछ यहाँ पे नहीं है। अदरवाइज अगर एक्सेस में हो जाएगा तो उसकी वजह से फिर हम जो क्या बोलते हैं, प्रॉपर सांस नहीं ले पाएंगे, प्रॉपर क्या बोलते हैं, सांस फूलने लगेगी, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हीलियम का रोल यही है, बिकॉज हीलियम यहाँ पे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मतलब रोकता है नाइट्रोजन के सॉल्युबिलिटी को हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ यहाँ पे रीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी आप पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन द न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा। देखिए मॉडरेटर, आपने बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा होगा कि कौन कौन सी चीज मॉडरेटर के लिए यूज की जाती है। जो मॉडरेटर क्या होता है, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि चेन रिएक्शन इसके अंदर होता है। जब कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फिजन के अंदर, यहाँ पे रिएक्टर्स के अंदर, अगर आप बम बना रहे हो तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन उसके अंदर होता है, बम के अंदर। दोनों में वही होता है, बस एक में कंट्रोल है, दूसरे में अनकंट्रोल है। तो यहाँ पे इसकी चेन रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको रोकने के लिए, उसकी स्पीड को रोकने के लिए हम क्या क्या एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं, ये भी लिख लीजिए, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो हम यूज करते हैं ग्रेफाइट। क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट। हैवी वाटर, दैट इज D2UO, ठीक है। और वाटर भी वैसे यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये दोनों तो यूज करते ही हैं, ओके। अब अगला भाई कूलेंट, क्योंकि हमारे जो रिएक्टर्स ओवर हीट करेंगे उनके लिए कूलेंट भी यूज करना पड़ेगा। तो एज हम CO2 को कूलेंट के लिए यूज करते हैं, वाटर को भी एज हम कूलेंट के लिए यूज करते हैं, और सोडियम को भी यूज करते हैं, लिक्विड सोडियम को यहाँ पे हम एज अ कूलेंट के लिए यूज करते हैं। ये आप लिख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ओके। एक्सेलेटर ऐसा हमारा कोई डिवाइस नहीं है भाई, एक्सेलेटर हमारे यहाँ पे कोई यूज नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, कंट्रोल डिवाइस यहाँ पे यूज किया जाता है, जो कि रिएक्शन रेट को कंट्रोल किया जाता है, जो एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम, जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या क्या होता है भाई, वो होता है बोरॉन, कैडमियम, ठीक है। ये दो आप दिमाग में रखिए। तो एक्सेलेटर यहाँ पे हम यूज नहीं करते हैं, प्लीज इसको आप दिमाग में रखेंगे। बाकी मॉडरेटर कूलेंट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका सोर्स तो आपको फिजिक्स में मिल जाएगा, क्लास 12 की फिजिक्स में आपको मिल जाएगा। पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर का एक चैप्टर है, न्यूक्लियर रिएक्शन का एक पूरा चैप्टर है, उसको न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं वो लोग। और बाकी तो, और हाँ, कौन सा यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियाई यूज किया जाता है, तो देखिए यूरेनियम 235 यूज किया जाता है यहाँ पे, 238 नहीं यूज करते हैं, यूरेनियम 235 यूज करते हैं, और प्लूटोनियम 239 यूज करते हैं, ठीक है। ये आइसोटोप्स हैं। चलिए आगे बढ़े, बढ़ो वापस इसको आराम से। When item or jewelry made of metal such as the copper or nickel are placed in a solution having salt of gold,
अ थिन फिल्म ऑफ गोल्ड इज डिपॉजिटेड, इसको बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बाय द वे आपको बता दूं मैं इसके बारे में, आपको कहाँ मिलेगा, ये प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। जो आप देखते हो ना कि आपको उसके ऊपर थोड़ा सा एक सोना चढ़ा रहता है, सोना क्या बस कलर चढ़ा रहता है उसका, और कुछ उसके अंदर नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तभी जाके होता है। अब थोड़ा सा इसके और बता देता हूँ क्या होता है। इसको हम एक प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पे लेते हैं। एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड पे यहाँ पे, हाँ कैथोड क्या होता है, कैथोड यहाँ पे होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं उसे, ये भी पता होना चाहिए, सब चीजें पूछी जाती डायरेक्ट पूछते हैं वो लोग। और एनोड क्या होता है आपका, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। अब ये देखो, इसको लर्न करने का तरीका है, जो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री जानता है उसको बता देता हूं मैं कि कैटाइन क्या होता है। कैटाइन यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होते हैं और एनाइन क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं। जो एनाइंस जैसे क्लोरीन माइनस, तो क्लोरीन माइनस क्या है, यहाँ पे एनाइन है। सोडियम Na प्लस क्या है, कैटाइन है यहाँ पे। तो बस इसका उल्टा कर दो, कैटाइन पॉजिटिव है लेकिन कैथोड क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। और एनोड क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। ये भी पूछा जाता है, काफी बार क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो एज पर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम जो कैथोड पे कौन सा मेटल रहने वाला है वो रहेगा, रखे जाएंगे यहाँ पे कॉपर हो गया, निकल हो गया, जो आपको यहाँ पे ठीक है दे रखा उन्होंने, निकल ज्वेलरी का रखा जाएगा यहाँ पे कैथोड पे। और जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं गोल्ड साल्ट सॉल्यूशन, बिकॉज उसकी परत चढ़ानी है ना, जो थोड़ी सी पतली परत चढ़ानी है गोल्ड कलर की, तो उसका सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे रखा जाता है इसके अंदर ऐसे पूरा। और यहाँ पे जो होता है, ये जो पॉजिटिव है, इसके ऊपर हम गोल्ड इलेक्ट्रोड रखते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रखते हैं, जिसकी भी चढ़ानी है। तो बार बार यहाँ से और इसके यहाँ पे इसके अंदर आता है, और इसको फिर क्या बोलते हैं, जब इसको आप पास करोगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, तो गोल्ड आयंस जो होंगे यहां से माइग्रेट करके कहां पे जाएंगे, कैथोड के ऊपर जाके चिपकते रहेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और जो पतली लेयर इसके ऊपर जाके चिपक जाएगी, सिंपल यही कंसेप्ट है। तो दिमाग में अभी देखो पूछा तो नहीं जाता, लेकिन सिर्फ इतना पता है कि जब रिएक्शन वर्क कैसे करे, जब इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर पास करोगे। अब आपको थोड़ा सा इसके ऊपर समझना है अगर, तो आप क्लास 10th की एनसीईआरटी का उन्होंने किसका करा रखा है, हाइड्रोलिसिस करा रखा है। हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट है उसके अंदर, आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर मिल जाएगा, मेटल एंड नॉन मेटल में। या फिर इंप्योरिटीज कैसे रिमूव करते हैं, इसका कुछ टॉपिक है, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा ही कुछ है, आपको वहां पे मिल जाएगा क्लास 10th में, जिसके अंदर उन्होंने मेटल के अंदर से इंप्योरिटीज कैसे हटाई जाती है उसका टॉपिक है। और तो कुछ नहीं होगा उसके अंदर, इतना ही है। तो आपको वहां पे इसके बारे में थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। रिफाइनिंग ऑफ द मेटल में मिल जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग क्या होती है, उसके अंदर थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैवी वाटर, हैवी वाटर क्या होता है भैया, तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोला है, वाटर विच इज यूज इन हैवी इंडस्ट्री सच एज थर्मल पावर प्लांट। यार वो तो भले यूज होता है, लेकिन वो हैवी वाटर वो है नहीं ना। वाटर विच कंटेन SO4, देखिए इसका पूरा ऐसे है यार, SO4 2 माइनस Cl माइनस, ये दोनों 9 है। ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये तो अपना वो होता है परमानेंट हार्ड वाटर की डेफिनेशन है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद ड्यूरेटेड वाटर, बिल्कुल ड्यूट्रेटेड वाटर बिल्कुल होगा। वाटर विच हैज मैक्सिमम डेंसिटी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं भाई क्या होगा, तो समझते हैं पहले। तो इसको अगर आप देखोगे, अभी वाटर विच इज यूज इन हैवी इंडस्ट्री, देखो इसके अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटीज होती है, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसकी बात तो हमें समझ में नहीं आ रही कि क्यों है वो। और ये वाला अपना होता है परमानेंट, जो परमानेंट नहीं, जो हार्ड वाटर होता है उसकी डेफिनेशन है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं है, क्योंकि सल्फेट और कैल्शियम, जो अपने क्लोरीन आयंस होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। तो हटा दो यहाँ पे मैग्नीशियम सॉल्ट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं। ड्यूट्रेटेड वाटर अपने को मिलेगा ये, तो इसके अंदर D2U उसका फॉर्मूला होता है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसके अंदर होता है एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब देखिए आप नॉर्मल अगर हाइड्रोजन लेंगे H जो हम बोलते हैं, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा H2O देखने को मिलेगा। अगर बता दूं तो उसके अंदर आपको सिर्फ एक प्रोटॉन मिलता है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, और मोर डेंसर है एज कंपेयर टू द लाइट वाटर जो हम बात कर रहे हैं उसकी, ठीक है। तो इसकी ये डेफिनेशन है। चलिए अच्छा ये क्या बोला है, वाटर विच हैज मैक्सिमम डेंसिटी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a strong smelling substance agent added to the LPG cylinder to help detect the ethyl mercaptan, वैसे उसका नाम है, आपको ये बता दो, आपने बहुत बार ऐसे ऑप्शन देख रखा होगा कि क्या आंसर है उसका, तो दैट इज इथाइल मेराकैप्टन। लेकिन यहाँ पे उसका दूसरा नाम दिया, इथाइल मेराकैप्टन यहाँ पे नहीं दिया है। तो इसका आंसर है भाई थियोइथेनॉल।
इथेनॉल तो नहीं होता, इथेनॉल आपको याद हो जाना चाहिए, इथेनॉल हम यूज़ करते हैं सैनिटाइजर में। लोग इसलिए कभी कभी हमें देखने को मिलता है सैनिटाइजर का भी नशा करते हैं, सैनिटाइजर में फ्यूल में इसके लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे। मीथेन आपको देखने को मिलेगा अपना बायोगैस का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, तो इसका ये आंसर है। वैसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो भी आप इसको कर सकते थे। तो थियो इथेनॉल इज आंसर, या फिर इसको बोलिए इथाइल। मेरा बहुत ही फाउल स्मेल निकल के आती है ना, जो हमें पंजेंट स्मेल निकल के आती है, जो बाहर आती है, जो हमें बताती है कि भाई एक वो सिलेंडर हो गया है, लीक हो गया है, गैस लीक हो रहा है, ठीक है। तो इथाइल मेरा कैप्टन एक और बार, इसका अलग से दूसरा नाम है जो पूछा जाता है, पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बॉडी इज चार्ज नेगेटिवली। देखिए कोई भी बॉडी कब चार्ज होती है नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेती है। जैसे क्लोरीन माइनस क्या करता है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 17, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सो दैट इट कंप्लीट द ऑक्टेट। तो भाई अगर Na और Cl को कंबाइन होना है, Na प्लस Cl, तो Na के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और Cl के को जरूरत है उसकी, तो Na क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो Cl के पास क्या हो जाएगा, Cl माइनस चार्ज हो जाएगा और Na के ऊपर Na प्लस चार्ज हो जाएगा, इट विल फॉर्म अ कैटायन, इट विल फॉर्म एनाइन। तो Na प्लस चार्ज मतलब जब ये देखो, ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या है, मतलब उसने एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है। पहली बात, प्रोटॉन तो हिलते नहीं है, प्रोटॉन अंदर होता है, प्रोटॉन कैसे हिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन आए तो छोड़ दो, प्रोटॉन तो हिलेगा नहीं। तो अब देखिए ये डी भी हटा दो अभी के लिए। इट हैज एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड नेगेटिवली, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इट लॉस सम इलेक्ट्रॉन, लॉस सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर रहेगा। तो बहुत सिंपल था वैसे। ऐसे क्वेश्चन आपको ये कहाँ मिल जाएगा, 9th में मिल जाएगा, 10th में मिल जाएगा, आपको दोनों में मिल जाएगा। वैसे मेटल नॉन मेटल में मिल जाएगा, और 9th में आपको चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा इसके बारे में, जहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे केमिकल बॉन्डिंग होती है, या फिर कैसे यहाँ पे केमिकल इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, दोनों में मिल जाएगा बाय द वे, ठीक है। आगे देखते हैं, Which of the following metal is used for the making boat because it does not corrode by sea water? क्या होगा भाई, टंगस्टन। टंगस्टन तो यार बल्ब में यूज होता है यार, टंगस्टन अपना जो हम उसके लिए करते हैं ना। तो इसका आंसर है टाइटेनियम। ये अगेन अप्लाइड केमिस्ट्री का पार्ट है। तो हाईली रेजिस्टिव एंड कोरोसिव होता है सी वाटर को लेकर, तो टाइटेनियम से बनाया जाता है और उसके ऊपर एक लेयर बना दी जाती है ऑक्साइड की, दैट इज टाइटेनियम ऑक्साइड TiO, जो कि वो उसको करोड़ होने से बचाती है। लाइट वेट भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है। यही रीजन है कि हम टाइटेनियम को यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। टंगस्टन आपको पता है कि टंगस्टन यहाँ पे बल्ब के अंदर यूज करते हैं, पुराना बल्ब आता था ना पतला सा, उसके अंदर यूज किया जाता था। और निकल अगेन एज अ स्टेनलेस स्टील में यूज किया जाता है, एज एलॉय बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का। तो बोट के लिए तो नहीं यूज किया जाता है। और एंटीमनी जो अपना है इसका यूज यहाँ पे नहीं करते हैं मरीन एप्लीकेशन के लिए, तो चलिए तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आंसर है टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस। अभी देखो अगेन अप्लाइड केमिस्ट्री का पार्ट है। अभी थोड़ा समझो कि कॉन्टेक्ट लेंस किससे बनाएंगे, टेफ्लॉन से नहीं बनाएंगे ना यार। टेफ्लॉन से हम क्या बनाते हैं, टेफ्लॉन से हम जो अपने नॉन जो कुकिंग सॉरी जो हमारे पैन है ना, तो नॉन स्टिकी पैन बनाते हैं हम उससे। तो ये तो मतलब ही नहीं बनता ना यहाँ पे, इसको कहाँ यूज करोगे आप। और टेफ्लॉन में एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब पानी इसके ऊपर पानी रेजिस्टेंस होता है, हाइड्रोफोबिक। आप देखते होगे बहुत जल्दी सूख भी जाता है वो। अगर आप ऐसे पैन्स को देखोगे ना, जो क्या बोलते हैं, कौन सा पैन होते हैं यार, देखो जो कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं, वो अपने वो क्या बोलते हैं, जल्दी वो हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। अपना पीवीसी मालूम में क्या होता है, अपनी पीवीसी आपको मिलेगी, पाइप अप मिलेगी आपको। तो पीवीसी का तो वैसे भी बिल्कुल यूज नहीं है। और यहाँ पे पॉलिस्टीरीन आपको देखने को मिलेगा कि भाई अगेन इट इज़ नॉट, ये सब सारे मटेरियल बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, अपने डब्बे वब्बे सब बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो लूसिड यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। लूसिड इज़ अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग। वैसे अगर इसे तुक्का भी मार रहा है तो लूसिड के साथ ही मैं भी मारता, बाकी के ऊपर मैं ज़्यादा जाता नहीं, क्योंकि अभी तक बाकी की समझ आ चुकी है, ठीक है। चलिए अगेन अप्लाइड केमिस्ट्री का पार्ट है और अगला क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज अ गुड कूलेंट एंड इट इज यूज्ड टू कूल द इंजन ऑफ अ कार। ऑलरेडी हमने कूलेंट उसमें भी देखा था, कूलेंट हमने देखा था ना, वहाँ पे ऊपर आया था हमारे अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में। उसके लिए भी हम कूलेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। वैसे तो हैवी वाटर को भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे जो कार वाले होते हैं, बस वाले होते हैं, पानी अलग से भरते हैं, पानी अलग से रखते हैं और बाद में इंजन में डाल के आते हैं। आपको देखने को मिलता होगा, आप कभी अगर पुराने जीप जो होती थी उसके अंदर ऐसा हमें देखने को मिलता था, ठीक है। तो क्या है भाई,
बिकॉज हाई स्पेसिफिक हीट होती है उसकी, हाईली। टेफ्लॉन तो हटा हुआ है, टेफ्लॉन का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका होता है, इसका आंसर हाई स्पेसिफिक हीट होता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको कूल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब कर पाता है और टेम्परेचर को बिना राइज किए, इसीलिए हम इसको एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं। ओवर हीटिंग को रोकता है और मेंटेन रखता है टेम्परेचर को। तो बेसिकली हाई स्पेसिफिक हीट मतलब इट कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इसका भी इसका मतलब है, ठीक है। चलिए, लो सरफेस टेंशन तो अपना यूज किया जाता है शेप के लिए, आपको पता है ना, सरफेस टेंशन शेप फॉर्मेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ यहाँ पे अपने को किया जाता है। इसका कूलिंग के साथ कोई लेन देन नहीं है। और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का आपको 100 डिग्री सेल्सियस पता होगा। और टेफ्लॉन तो नॉन स्टिकी मटेरियल है, कोटिंग होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्लोज बॉटल कंटेनिंग वाटर एट अ रूम टेम्परेचर वॉज टेकन टू द मून। अच्छा भाई, अपने मून पे लेके गए। उसके बाद देन द लीड वॉज ओपनड, द वाटर विल, लीड आपने ओपन छोड़ दिया, क्या करेंगे भाई? वाटर क्या होगा? फ्रीज होगा, बॉयल होगा। देखिए ये पूरा का पूरा अप्लाइड केमिस्ट्री का पार्ट है, इसके बारे में आपको मिलेगा क्लास 12th के अंदर, आपको मिल सकता है। तो देखो पहले बॉयल होगा। अब बताता हूँ बॉइलिंग की, बॉइलिंग कैसे होती है। बॉइलिंग कब स्टार्ट होती है? जब इवापोरेशन नहीं, जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वलेंट टू द ये अपना प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो तब जाके बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो मून के ऊपर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, बिल्कुल। तो मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं, तो सबसे पहले क्या होगा भाई? अब एटमॉस्फेयर नहीं तो ये समझ सकते हो वहाँ पे वैक्यूम है, बिल्कुल वैक्यूम है वहाँ पे। तो वहाँ पे इंस्टेंटली बॉयल करना स्टार्ट कर देगा अपना वाटर। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे दिमाग में रखना है कि पहले बॉयल करेगा, बट ऐसा हो सकता है कि उसके बाद वो अपनी एनर्जी इजीली रिलीज कर दे और उसके बाद फ्रीज होना स्टार्ट हो जाए। तो फ्रीजिंग सेकेंड स्टेप है, पहला बॉयल होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा बॉयल एंड देन फ्रीज। ऐसा भी हो सकता तो आंसर कर सकते थे, तो बॉयल यहाँ पे होगा। इसका तो डी से तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, नॉट चेंज ऑर्डर, तो ऐसा नहीं होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ इनटू ऑक्सीजन डी भी नहीं होगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। चलिए, बिकॉज हमें एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है वैक्यूम के अंदर। ओके, विच आर अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इवॉल्व हीट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर? अभी देखो, खुद मुझे बताओ, ग्लूकोज जब तुम पानी के अंदर डालते हो, कुछ डाला होगा ना तुमने, तो हीट निकलती है क्या? तो इसको हटा दो। पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, तुम्हें क्यों दे रखा बताता हूँ तुम्हें। वैसे इसका आंसर तुम्हें बताऊँ क्या है? ये तुमने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है ना 10th की केमिस्ट्री का, अगर तुमने केमिकल इक्वेशन पढ़ रखा है, पहला दूसरा पेज ही पढ़ रखा होगा, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपको मिल जाएगा कि वो कैल्शियम ऑक्साइड है। जब CaO प्लस H2O को हम कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है अपने को? CaOH2 मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट मिलता है। इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो हीट यहाँ पे रिलीज होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये भी पूछा जाता है कि CaO क्या है एंड CaOH2 क्या है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे भाई क्विक लाइम है, कौन सा यहाँ पे लाइम वाटर है, ठीक है, ये सब पूछा जाता है आपको। तो यहाँ पे CaO को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं यहाँ पे क्विक लाइम, इसको बोलते हैं। ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है, सब चीज़ें। अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता तो, बाकी के साथ तो मैं देखता भी नहीं, तो इससे काम चल जाता। और CaOH यहाँ पे आपको बोलते हैं, या CaOH2 को हम बोलते हैं स्लेकेट लाइम बोलते हैं, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पे। पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, बिकॉज एब्जॉर्ब करता है हीट को। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 ये हीट को यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। ये आपको पूरा मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर में, क्लास 10th NCERT फर्स्ट चैप्टर में आपको पूरा मिल जाएगा, रिएक्शन वाला पार्ट है पूरा। तो यहाँ पे अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली अब्जॉर्ब कर लेगा हीट और सॉल्यूशन पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अपना इसके साथ तो सोडियम क्लोराइड के साथ तो कुछ भी नहीं होगा। एक तरह से हमें वो मिलता है NaCl, अपना क्या कर रहे हैं यहाँ पे NaCl हमें वो मिल जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl है ना। तो आप नमक मिलाते हो तो क्या मिलता है? कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं मिलता है। तो ये दो तो आप ऐसे ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो बाकी तो आपको आंसर मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। वैसे बहुत ये अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन लोग बनाते रहते हैं। अगेन रेफरेंस वही है, क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 1 रिएक्शन वाला टाइप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्सपेंड मोस्ट ऑन बीइंग द हीटेड? बताइए वॉट। वैसे तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्या होगा भाई? कौन सबसे भाई यहाँ पे एक्सपेंशन किसका ज़्यादा होगा? एयर का ज़्यादा होगा यार, और किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। गैसेस सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एयर एक्सपेंड होगा जब हीट करेंगे उसको। चलिए
और बाकी इसमें कुछ बताने के लिए तो नहीं है यार। ओके, बाकी आप पढ़ सकते हैं इसका आंसर। अभी देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेंगे। वैसे डायरेक्टली बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। लैक्टिक एसिड आपको कहाँ मिलता है? चलिए, लैक्टिक एसिड वैसे जब आप इन द अब्सेंस ऑफ द CO2, आप अगर CO2 नहीं, इन द अब्सेंस ऑफ अगर ऑक्सीजन करते हैं तो भी आपको लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में फॉर्म होता है। वैसे बता दूं आपको मैं, अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं लंबे टाइम के लिए तो आपको क्रैम्प्स जो आते हैं उसकी वजह से ही आते हैं, ठीक है। और अदरवाइज आपको मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलता है, दही में मिलता है, ठीक है। और अपना सिट्रिक एसिड किस में मिलता है? आपके जो सिट्रस फ्रूट ऑरेंजेस हो गए उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ऑक्जेलिक एसिड आपको कहाँ मिलेगा? टमाटर के अंदर देखने को मिलता है। और टैमरिंड के अंदर आपको टार्टरिक एसिड मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, सोर्सेज आपको मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। आपको अगेन क्लास 10th NCERT आपको पूरा एक छोटा क्लास 10th NCERT में मिलेगा, क्लास 7th NCERT में मिल जाएगा। आपको एसिड बेस का चैप्टर खोलना है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। फॉर्मिक एसिड में क्या मिलता है, यहाँ तक कि इसमें जब एंड स्टिंग के बाद कौन सा एसिड रिलीज होता है, तो ये सब चीजें पूछी गई हैं उसके अंदर, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आप पढ़ लीजिएगा इसको। Which of the one of the occupational health hazard commonly faced by the worker of the ceramic, pottery and glass industry? कौन सा है भैया? इसको हम बोलते हैं सिलिकोसिस। सिलिकोसिस होता है, आगे नहीं, काफी सुना है क्योंकि करंट अफेयर से डील करता है। एक काइंड की लंग डिसीज है, ठीक है। जब आप और जो इन इंडस्ट्री में काम करता है वो कौन सी चीज को इनहेल कर रहा है? वो सिलिका को इनहेल करता है, फाइन सिलिका इनहेल करता है, क्योंकि सिलिकॉन इसके लिए काफी वो है, अपना इंपॉर्टेंट मटेरियल यूज किया जाता है। CiO2 इनहेल करता है, बहुत होते रहता है, तो उसकी डस्ट पार्टिकल एक तरह से है, और डस्ट पार्टिकल इनहेल होते रहते हैं जो कि इसे रिलीज हो रहा है। सिलिका डस्ट जिसको बोलते हैं, वैसे इसको बोलते हैं सिलिका डस्ट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो लंग को जाके इफेक्ट करता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी आती है, तो अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। मेलानोमा क्या है? मेलानोमा एक टाइप का आपका ये है, कैंसर होता है, स्किन कैंसर है, ठीक है। एक काइंड ऑफ स्किन कैंसर होता है जो कि आपको यूवी के प्रेजेंस में, यूवी को अगर एक्सपोज कर रहे हैं तो आपको मिलेगा, ठीक है। स्टोन फॉर्मेशन किडनी तो कोई मतलब ही नहीं होता, अपना डिहाइड्रेशन और बाकी और चीज़ों से ड्रिंक करता है, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये था, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसको पूरा मिल जाएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी इसको खत्म करो और साइंस ही आपका खत्म करो। खुद आप देख रहे हैं कितना यहाँ पे NCERT का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बार चिल्ला के बोल रहा हूँ NCERT प्लीज डू इट। NCERT एक हफ्ते में होती है कंप्लीट, 7 दिन के अंदर होती है। मैं तो PIQ करा रहा हूँ, आप इसको पढ़ के PIQ के साथ लिंक करिए, बहुत ईजी आ जाएगा आपके लिए। और अप्लाइड केमिस्ट्री मेरे साथ थोड़ा बहुत ही कर रहे हैं, वो कर लीजिए, मोर देन इनफ आपके लिए हो जाएगा। साइंस के लिए बाकी बायोलॉजी और वो भी लेके आता हूँ, फिजिक्स भी लेके आ जाऊँगा, आपके लिए प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।